नोटा भारी। नमस्कार, मैं हूं अमृत तिवारी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। 163 सीटों के साथ बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला और अब एक बार फिर बीजेपी सरकार बनाएगी। मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर तो चर्चा जारी है, लेकिन बीते चुनाव में एक एंगल बहुत अहम है। क्या आप जानते हैं, मध्य प्रदेश में एक या दो नहीं बल्कि 19 सीटें ऐसी हैं जहां जीत का अंतर वहां पड़े नोटा के वोटों से भी कम है। यानी अगर नोटा वाले वोट नेताजी को मिल जाते तो मध्य प्रदेश में कुल सीट का आंकड़ा बदल सकता था। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश हम इस खास बुलेटिन में करेंगे, जहां हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ेगा जिनके साथ चर्चा करेंगे और उन सवालों को टटोलेंगे जो कि आपके जहन में भी होंगे और पिछले कई सालों से ये सवाल आपके जहन में होंगे। जब से नोटा एक सामने आया है उसके बाद से, नोटा के आने के पहले कई कयास लगाए जा रहे थे कि इसके आने के बाद सियासी पार्टियों को भी कहीं ना कहीं एक विकल्प मिल जाएगा। उनके जो उम्मीदवार नोटा से कम या जहां जहां मामले ऐसे सामने आएंगे उन जगहों पर पार्टी भी गंभीरता से एक्शन लेगी। लेकिन अब जबकि नोटा वजूद में है और जो आंकड़े हैं वो चौंका रहे हैं, तो पार्टियों के सामने भी कई सवाल होंगे। देखिए, आपको कई जो जानकारियां हैं वो हम इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सीट कौन कौन सी है और जीत का जो अंतर रहा है, नोटा को कितने वोट मिले हैं और अंतर कितना रहा, ये देखिए। ये आंकड़े आपको चौंका देंगे। नोटा के अंतर एक तरफ देखिए और नोटा को कितने वोट मिले हैं, और ये जो जीत हार का जो फासला है, जो अंतर है, वो देखिए। आप इन तमाम आंकड़ों में देखेंगे कि नोटा को मिले वोट ज्यादा है। यानी अगर ये वोट जो है वो नेताजी को मिल जाते किसी एक तरफ, जो कि जीत का अंतर जो है वो नोटा से कम है, तो जाहिर सी बात है यहां पर तस्वीरें बदल जाती। एक दो नहीं बल्कि 19 सीटों पर ऐसा हुआ है जहां नोटा के जो वोट है, नोटा पर जितने बटन दबाए गए हैं नोटा के, वो अगर किसी एक तरफ जाते तो यहां तस्वीरें अलग होती और उससे सियासत पर भी फर्क पड़ता। तो पार्टियों के सामने भी एक बड़ा सवाल है और इस खास मसले पर अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ जो हमारे मेहमान जुड़े हुए, एक एक करके आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ सुरेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़े हुए। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर गुलरेज शेख, नेता भारतीय जनता पार्टी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ है अनुराधा सिंह जी, कांग्रेस नेता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आज ये जो हम जिस मसले को लेकर आए हैं, जिस विषय को लेकर आए, सुरेश जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। क्या लगता है आपको, जब नोटा की बात हो रही थी शुरुआती दौर में, तो कहा जा रहा था कि नोटा के आने के बाद सियासत की तस्वीर बदलेगी, आम जनता को भी एक विकल्प मिलेगा और सियासी पार्टियां भी जहां जीत हार के अंतर के बीच नोटा के वोट प्रतिशत जो है, वो जो आंकड़े हैं, वो सियासी पार्टियों को भी एक अलर्ट के तौर पर, वार्निंग के तौर पर उनके सामने आएंगे, उसे लेकर वे भी गंभीरता से विचार कर पाएंगे। क्या लगता है आपको? देखिए, मैं इस मामले में बहुत स्पष्ट एक बात कहना चाहता हूं, और वो ये है कि नोटा बनाया इसलिए था कि राजनीतिक पार्टियों को ये मैसेज जाए कि जनता उनके प्रति क्या सोचती है, कितने प्रतिशत लोग नोटा में जाते हैं। लेकिन नोटा को बिना नाखून और बिना दांत वाला, जो नखदंत विहीन, जो जैसा हम बोलते हैं, वैसा बना के रख दिया। यदि नोटा का कोई मायने तभी होता जब आज हम जिन 19 सीटों की चर्चा कर रहे हैं, इनके परिणाम नोटा के कारण रोके जाते, तब तो समझ में आती बात कि भाई नोटा ही तुम्हारी जीत के वोटों से ज्यादा है, इसका मतलब जनता ने आपको रिजेक्ट कर दिया, तो उसका कोई मायने होता। अदरवाइज तो नोटा तो केवल गिनती और चर्चा का विषय भर ही रह गया, उसका अर्थ तो कुछ निकलेगा नहीं। तो इसलिए जो है ये बहुत सीरियस बात है कि नोटा के मीनिंग्स क्या हैं। यदि किसी निर्दलीय को कुछ वोट मिलते हैं तो वो अलग चले जाते हैं, सबकी समझ में आता नोटा तो कैंडिडेट नहीं है, तो इसलिए उसके वोटों का मीनिंग्स क्या है, उसका आखिर हम जिसको जमा घटा कहते हैं, जोड़ना घटाना, उसका क्या मतलब है, तो वो कोई मतलब नहीं है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि नोटा के मीनिंग्स निकाले जाएं, नोटा के वोटों का क्या किया जाएगा, क्यों रखा गया था, ये अब बताने का समय आ गया है। मध्य प्रदेश की दृष्टि से यदि हम देखें तो आपने 19 सीटें बताई हैं। अभी 1000 वोटों से कम की जीत वाली 13 सीटें हैं, 10 कांग्रेस की, 3 भाजपा की। और 1000 से यदि मान लो हम देखते हैं कि 1000 से 2000 तक जीतने वाली सीटें जो हैं वो कितनी हैं, तो 1000 से 2000 के बीच में बीजेपी की 2 सीट हैं
और 1000 से 2000 के बीच में जीतने वाली कांग्रेस की 3 सीट है। तो इन सारी सीटों को यदि हम मिला लेते हैं तो यही 15 लगभग 13 वो और जो है 5 ये, तो 18-19 सीटें तो यही हो जाती हैं। इतनी कम संख्या के अंतर से जीतने वाला जो खेल है वो नोटा के कारण क्या उसका लाभ हानि होना चाहिए, इस पर निर्णय लेने का समय है। बिल्कुल। अनुराधा जी, आपसे एक अहम सवाल यहां पर समझना चाहेंगे। बीजेपी की जीत हुई है, क्या इससे पहले ईवीएम पर कई सवाल उठाए गए हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि नोटा की तरफ जो वोट जा रहे हैं, अगर इन 19 सीटों पर यहां मेहनत की गई होती तो परिणाम कुछ तो अलग होते? जो अभी तस्वीरें सामने आई उससे इतर कुछ और तस्वीरें हो सकती थी। तो क्या एक चूक यहां पर मानती हैं आप कि उन उम्मीदवारों को, आपके जो कैंडिडेट्स थे, उन्हें और मेहनत करने की जरूरत थी? एनडीटीवी के सभी दर्शकों, अमृतसर आपको और सम्मानित पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। देखिए सर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 326 क्लियरली स्टेट्स द इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल एंड टू द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ एवरी स्टेट टू बी ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज। और मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी अपनी वचन पत्र लेके मध्य प्रदेश की जनता के समक्ष गई, और हम यकीन करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में हम बिलीव करते हैं, डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। तो देखिए सर, आप अगर डाक पत्र की बात करेंगे मध्य प्रदेश में, तो कांग्रेस पार्टी ने अपर हैंड गेन किया है सर, ये तो फैक्ट है। कांग्रेस पार्टी ने अपने वचन पत्र को मतदाताओं के, मध्य प्रदेश के मतदाताओं के बीच हमारे सभी कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों ने पुरजोर मेहनत के साथ में रखा। अब मैं आपसे यह कहना चाहूंगी, हम डेमोक्रेसी कौन बनाता है? प्रजातंत्र की नींव कौन है? हम सब भारत के नागरिक। मेरा तो सभी से निवेदन है कि देखिए, हमें अधिकार मिला है। आज भी विश्व में कई राष्ट्र हैं जहां सभी को वोट का अधिकार नहीं है। हमको अपने मताधिकार का उपयोग करना चाहिए और अपने राष्ट्र की सेवा है, क्योंकि जब आप वोट करते हैं, ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन से अधिकार मिला है। कई देशों में तो आज भी इसके लिए संघर्ष है सर। तो मैं तो आपसे ये कहूंगी, कांग्रेस पार्टी ने अपनी विचारधारा, अपना वचन पत्र जनता के बीच पुरजोर तरीके से रखा, और मैं उम्मीद करती हूं जी कि भविष्य में भी मतदाता जो हैं इस बात का सोचें कि हमको जो इतना वैल्यूएबल राइट मिला है, राइट टू वोट, हमको उसका उपयोग करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए, और जो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वो हम सभी का सर। ठीक है। अब बीजेपी से हमारे साथ डॉक्टर गुलरेज शेख साहब जुड़े हुए हैं। शेख साहब, लोग घरों से बाहर निकलते हैं, 500, 1000, 2000, 3000, 3500, ये आंकड़े कम नहीं है। कहीं ना कहीं लगता है कि आप उन्हें कन्विंस नहीं कर पाए। ये लोग घर से निकले, मतदान केंद्रों तक पहुंचे, लेकिन न बीजेपी को वोट दिया, न कांग्रेस को वोट दिया, इन्होंने नोटा पर बटन दबाया। कमी है सर कहीं ना कहीं, क्या कहेंगे आप? देखिए अमृत जी, जहां तक भारतीय जनता पार्टी के वोटर का सवाल है, हमारे 2 प्रकार के वोटर होते हैं। एक तो विचारधारा वाला वोटर है, जो हमारे राष्ट्रवाद की विचारधारा को अच्छा मानकर उसको फॉलो कर कर हमको वोट देता है, और दूसरा वो वोटर होता है कि जो हमारे सुशासन की वजह से, हमारी योजनाओं की वजह से हमको वोट देता है। अब ये दोनों वोटर टारगेटेड होते हैं, ये कभी नोटा पे नहीं जाएंगे। जो विचारधारा से जुड़ा है वो भी नहीं जाएगा, जो सुशासन को पसंद कर रहा है, बीजेपी की योजनाओं को पसंद कर रहा है, वो भी कहीं नहीं जाएगा। तो आप ये पाएंगे कि कांग्रेस के बहुत सारे ऐसे वोटर होते हैं जो कांग्रेस के उम्मीदवार से खुश नहीं होते, स्थानीय समीकरण से खुश नहीं होते, कांग्रेस की हरकतों से खुश नहीं होते, इनके वक्तव्यों से खुश नहीं होते। तो ऐसे लोग बीजेपी को नहीं देते हुए, कांग्रेस को नहीं देते हुए नोटा दबा देते हैं। दूसरी एक चीज और, ये एक शोध का विषय है। हमने पहले भी जब बैलेट से होता था चुनाव, तब भी हम देखते थे कि कम से कम 1,500 से 2,000 प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो वोट होते थे, वो
गलत वोट मानकर कि किसी का बीच पे ठप्पा लग गया, कहीं शाही फैल गई, कहीं एक से ज्यादा, दो से एक से अधिक पर मोहर दिख रही है, तो रिजेक्टेड वोट बन जाते थे। और आज भी बहुत सारे लोग, क्योंकि आप ये देखिए कि ये बहुत सारी सीटें जो हैं ये बैकवर्ड्स क्षेत्रों की सीटें हैं जहां पर अधिक नोटा हुआ है, तो पहले वाले बटन को और अंतिम बटन को दबा देते हैं। एक उदाहरण देता हूं मैं आपको कि एक सीट है यहाँ पर उदयपुरा मध्य प्रदेश में, वहां पर पहले नंबर पे नाम था किरोड़ी लाल का, और किरोड़ी लाल जी का कोई ऐसा राजनीतिक वहां पर इतना ज्यादा लोग जानते भी नहीं उनको, वो जो छोटे दलों से टिकट लेकर आते हैं बहुत से लोग खड़े कर दिए जाते हैं उनमें से थे, लेकिन उनको भी 2000 से ज्यादा वोट मिले। तो पहला नंबर होता है हमेशा इस प्रकार के कैंडिडेट का, कई बार हमेशा नहीं, और आखिरी नोटा होता है। तो बहुत सी बार अज्ञानतावश लोग दबा देते हैं पिछड़े क्षेत्रों के, इंटीरियर क्षेत्रों के पहला वाला या आखिरी वाला। जी गुलरेज साहब, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, लेकिन एक सवाल, एक अहम सवाल यहां खड़ा होता है। आपने अपने वोटरों की परिभाषा तो दे दी, लेकिन आला कमान की तो आपकी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपना वोटर बनाए ना सर। तो आप यहां मुश्किल क्या है, वो क्या देखते हैं? आप कह रहे हैं कि ठीक है, चलिए कुछ लोग नाराज हैं या कुछ हमारी विचारधारा से वो हमारे साथ आते हैं, लेकिन कोशिश तो ये करनी चाहिए ना कि जो नोटा के साथ जा रहे हैं कहीं ना कहीं कमियां हैं, बीजेपी के सामने भी कमियां हैं, कांग्रेस खेमे में भी कमियां हैं, तभी तो वो लोग नोटा की तरफ जा रहे हैं। अदरवाइज पोलिंग बूथ पर पहुंचकर नोटा को दबाने का मतलब क्या बनता है सर? देखिए, हम जहां तक बीजेपी का विषय है, हम 51% वोटिंग चाहते थे और लगभग वहां तक हमने अचीव भी की, बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो उसको पार भी कर लिया। तो हम टारगेटेड हैं, उस टारगेट को हम अचीव कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि 100% वोट बीजेपी को मिले, लेकिन ऐसा होता नहीं है। समाज है, हर प्रकार की विचारधारा के लोग होते हैं और एक डेमोक्रेटिक समाज में होना भी वही चाहिए। ठीक है सुरेश जी, एक सवाल का कहीं ना कहीं से पहले जब आपने कई मसलों का जिक्र किया तो एक सवाल वहां से मेरे जहन में आया। नोटा को लेकर कई उम्मीदें लगाई गई थी, लेकिन अब जो वोट पड़ रहे हैं, अब जब कोई एक्शन नहीं है, तो कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये जो वोट है ये बेकार जा रहे हैं सर, वेस्ट जा रहे हैं। तो आप कह रहे हैं एक तरफ कि इसमें तब्दीली लानी चाहिए, पर क्या इतना आसान लगता है सर? नहीं, जिनको तब्दीली लाना है वही लोग तो तब्दीली लाना नहीं चाहते, क्योंकि जब नोटा आया था उस समय तो ये विचार था कि जो लोग नाराज हैं उनके बारे में ये मालूम चलेगा कि इतने प्रतिशत लोग नाराज हैं, इतने, जैसे मान लो 28 वोट से शाजापुर में जीता और मालूम चला कि नोटा के तो बड़ी संख्या में हैं। तो ये इस नाराजी को दूर करने के लिए, जनमानस को कोई भी राजनीतिक पार्टी के प्रति समर्पित करने के लिए या देश के प्रति समर्पित करने के लिए हमें ध्यान करना पड़ेगा। क्योंकि नकारात्मक विचार क्यों होना चाहिए कि नोटा में कोई वोट दे के आ रहा है? इसका मतलब ये है कि प्रमोद महाजन जी ने एक बार पत्रकार वार्ता में कहा था, मुझे याद है अच्छे से, भोपाल की पत्रकार वार्ता में, कि हमें तो सांपनाथ और नागनाथ में से एक चुनना होता है, हमें अधिकार थोड़ी है हम ओरिजिनल कैंडिडेट चुन रहे हैं, हमें तो राजनीतिक पार्टियां जो कैंडिडेट देंगी उनमें से कोई अच्छा चुनना है। तो ये तो है ही, लोकतंत्र का सही मकसद तो है ही नहीं। तो इसलिए कभी इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि जिस प्रकार हम नोटा लेकर के आए हैं, ठीक उसी प्रकार से किसी अन्य व्यक्ति के बारे में भी, जिनके बारे में जनमानस सोचता हो, उसका भी विकल्प आ सकता है क्या? यदि मान लो आप चुनाव नहीं लड़ सकते, मैं चुनाव नहीं लड़ सकता, आज इतना महंगा चुनाव हो गया है, लेकिन जनता चाहती है कि आप जो बने हमारे प्रतिनिधि, तब क्या ऐसा कोई विकल्प या ऐसी कोई संभावनाएं देखी जा सकती हैं? तो एक तो ये बड़ी बात इसके अंदर मुझे लगती है। दूसरा, मुझे ये लगता है कि ये जो इंडिकेशन है ये पॉलिटिकल रिजेक्शन का है, लोग उनको अस्वीकार कर रहे हैं राजनीतिक पार्टियों को। तब राजनीतिक पार्टियों को अपने तौर तरीकों में किस प्रकार का बदलाव लाया जा सकता है कि नोटा में कोई वोट ही नहीं डाले। इसलिए जो प्रतिनिधि हैं उनके व्यवहार के बारे में, जो राजनेता हैं उनके चाल चरित्र के बारे में, और इस तरह के बातें जो कम से कम लोगों की समझ में आए कि हम डेवलपमेंट क्यों करना चाहते हैं, हमारा विजन क्या है, हम किस प्रकार से प्रदेश की संरचना करना चाहते हैं। क्योंकि राजनीति केवल गाली गलौज पर आकर के टिक गई है, ये कोई बहुत अच्छे संदेश नहीं है किसी नोटा पर वोट डालने वाले को आकर्षित करने के, कि यदि हम राहुल गांधी जी को गाली निकालें, राहुल गांधी जी को गाली निकालने वालों को लोग गाली निकालें, राजनीतिक नेताओं, तो ये कोई लोकतंत्र के लिए सुदृढ़ता देने वाला संदेश नहीं है। आप एक राजनीतिक पार्टी के रूप में आए तो आप ये बताइए कि हम मध्य प्रदेश में पहले जो सरकार में दल है उससे बेहतर डेवलपमेंट इस तरह करेंगे, लोक कल्याण इस तरह करेंगे, आर्थिक संसाधनों को कैसे जुटाएंगे, रोजगार के अवसर कैसे देंगे।
ये सारी चीजें आना चाहिए। ये मात्र मैनिफेस्टो का सब्जेक्ट बन करके रह गया है, और मैनिफेस्टो जो है केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने हमने भी पूरा नहीं पढ़ा होगा। मैं ये बहुत ईमानदारी से ये बात कहना चाहता हूं कि मैनिफेस्टो के प्रति जो आकर्षण हुआ करता था, मेरे ख्याल से 80-90 के दशक में था थोड़ा बहुत, उसके बाद से तो पूरे तौर पर खत्म हो गया। कोई मैनिफेस्टो की तरफ देखना ही नहीं चाहता, क्योंकि बाद में केवल राजनेता ये कहते हैं कि तुमने ये वादे किए थे, तुमने पूरे ही नहीं किए। भाई वो आदमी 50%, 20% वादे पूरे कर रहा है, आप उसकी चर्चा नहीं कर रहे हो, केवल नेगेटिविटी फैला रहे हो। मतलब आप अपनी महानता बताने के लिए या अपनी शर्ट को ज्यादा सफेद बताने के लिए सामने वाले को गंदी बता रहे हो। ये जो राजनीति का पैटर्न आया है, इसने नोटा की तरफ लोगों को आकर्षित किया है। तो मैं तो सदैव ये मान करके चलता हूं कि आप जितना सकारात्मकता लेकर के आएंगे, जितने विजन्स बताएंगे, जितना लोगों के को आकर्षित करेंगे अपनी तरफ, तो नोटा अपने आप खत्म होता चला जाएगा और लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं विजन बेहतर बनाने की जरूरत है और इसके साथ साथ बेहतर उम्मीदवारों का चुनाव। गुलरेज साहब, कहा जाता है जो मौजूदा वक्त में बीजेपी का जिस तरीके से क्रेज है, कहा जाता है कि बीजेपी के उम्मीदवार को 2 चुनाव जीतने होते हैं सर। पहला, जो वे अपनी पार्टी में टिकट लेने के वक्त जीतते हैं, दूसरा उसके बाद वे आम जनता से वोट लेकर जीत कर आते हैं। यह स्थिति है, बीजेपी में टिकट मिलना भी आसान नहीं है और मिलने के बाद स्थिति काफी बेहतर हो जाती है बीजेपी या कांग्रेस से। तो क्या इस पैमाने पर भी आप आने वाले चुनाव में या इसके बाद कभी भी आप परखेंगे कि भैया इतने वोट है जो वेस्ट जा रहे हैं एक तरफ नोटा की तरफ, उसे अपने पाले में लाया जाए, कोई ऐसा उम्मीदवार उतारे ना जहां नोटा की गुंजाइश ना रहे, ज्यादा से ज्यादा वोट जो है वो आपकी तरफ आए। गुलेर साहब, देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का विषय है, डेफिनेटली कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है टिकट प्राप्ति में। और उसका कारण भी है कि जो लोकप्रियता आदरणीय मोदी जी की है, जो हमारे नेतृत्व की है, हमारे स्टेट की लीडरशिप की है, उसकी वजह से स्टेट असेंबली और पार्लियामेंट के लिए एक तरह से वो गेट पास होता है, एंट्री पास होता है टिकट। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के स्ट्राइक रेट्स को आप देखें, कभी 80% जाता है, कभी लोकसभा के चुनाव में 92% तक चला जाता है। तो इसलिए उसमें इतना कंपटीशन होता है, लेकिन वह फिर भी उसी को मिलता है टिकट जो सर्वे में पब्लिक के नजर में अच्छा श्रेष्ठ कार्यकर्ता होता है, श्रेष्ठ नेतृत्व के लायक होता है। और डेफिनेटली बीजेपी एक जीती जागती जिंदा पार्टी है और जिंदा चीजें जो है वो अध्ययन करती हैं। तो कहां पर नोटा कितना पड़ा उसका हम अध्ययन कर रहे हैं और विश्लेषण हर चीज का होता है बीजेपी में। जिस बूथ को हमने जीता उसका भी विश्लेषण होता है, जिसको बहुत अच्छी मार्जिन से जीता उसका भी होता है, जिसको हारा उसका भी होता है, जहां नोटा कितना पड़ा उसका भी होता है। जी अनुराधा जी, कुछ ऐसे ही सवाल आपसे। एक तरफ आप नोटा की जो वोट प्रतिशत हैं, जो वोट आए हैं, वो हम सामने दिखा रहे हैं, आप भी देख रही हैं सामने अपने। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के नेता ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं कि आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी को भी इस पर मंथन करने की जरूरत है कि आपने जो उम्मीदवार उतारे हैं उनके सामने नोटा के जो फर्क है वो ज्यादा नजर आ रहा है, उसे भी अपने पाले में किया गया होता तो आंकड़े और बढ़ जाते। तो क्या इस मसले पर आगे विचार विमर्श करने की कोई तैयारी है अनुराधा जी? जी अमृत सर, कांग्रेस पार्टी के जितने भी हमारे जो प्रत्याशी इस विधानसभा चुनाव में थे, अधिकृत प्रत्याशी, सभी लोकप्रिय प्रत्याशी हैं। और आप उनका रिकॉर्ड देखिए सभी कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशियों का, वो 24/7 जनता के बीच में 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं, जनता के लिए सदैव कार्य करते हैं, जनता से जुड़े मुद्दे उठाते हैं, जनहितैषी बात करते हैं और समाज के सब लोगों को किस तरीके से सामाजिक समरसता समाज में और बढ़े, इस ओर सदैव कार्य करते हैं। प्रदेश के और देश के जनहित के मुद्दे सदैव उठाते हैं। तो सर, और दूसरी बात यह है कि हम सतत कांग्रेस पार्टी आकलन करती है और हमारे पास सब, अभी हमारा जैसा अभी आपको पता ही है कि कल हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने मीटिंग कॉल करी थी और डेटास भी आ रहे हैं और जो हमारी जो प्रॉपर जो रिकॉर्ड्स हैं वो सब भी। पर मैं आपसे एक ये कहना चाहूंगी, लोकतंत्र की बुनियाद कौन है? भारत के सभी नागरिक, आप, मैं और सभी हमारे भारत के नागरिक, लोगों द्वारा लोगों के लिए लोकतंत्र है। तो हमको, हम सभी को, सभी भारतीय नागरिकों को हम डेवलपमेंट के लिए कैसे अपने आप अपना जब उम्मीदवार चुनते हैं, कांग्रेस पार्टी को जब आप वोट देते हैं तो आप विकास के लिए वोट देते हैं। कांग्रेस पार्टी को जब आप वोट देते हैं तो आप देश में सामाजिक समरसता का ताना बाना और मजबूत करने के लिए वोट देते हैं। कांग्रेस पार्टी को जब आप वोट देते हैं तो आप चाहते हैं, आपने देखा कि जो हम आज
भारत की इकोनॉमी, आप मनमोहन सिंह जी के समय से देखिए कि हमने कहा इकोनॉमी को, भारत की इकोनॉमी जो आज है उसका क्रेडिट किसको जाता है? कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी हमेशा, आप चाहे विदेश नीति देखिए, जो हमारी बुनियाद रखी, जो आज हम विश्व में भारत एक शक्ति है, महाशक्ति है, तो वो कांग्रेस पार्टी ने नींव रखी। कांग्रेस पार्टी सदैव देश को जोड़ने का और किस तरीके से हम भारत को विश्व में सिरमौर बनाए, इस और प्रयास रहती है। तो कांग्रेस का जो हर वोट जाता है भारत के विकास के लिए और मध्य प्रदेश के विकास के लिए जाता है। और ये तो अच्छी बात है अनुराधा जी, लेकिन जो वोट जा रहे हैं ना नोटा की तरफ, उन्हें कहीं ना कहीं पार्टियों को कोशिश करनी चाहिए कि उनकी तरफ आए। वक्त कम है। सुरेश शर्मा जी, एक फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहेंगे संक्षेप में। सर, ये जो तस्वीर मौजूदा वक्त में नजर आती है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो वोट जा रहे हैं वो वेस्ट जा रहे हैं, पार्टियों के अपने अपने तर्क है कि चलिए हमारे कैडर वाले हमारे साथ हैं, जो हमारे कैडर के नहीं है, जो हमारी विचारधारा से संतुष्ट नहीं है, वो हमारी तरफ नहीं आएंगे। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए एक विकल्प के तौर पर नोटा को लाया गया, लेकिन लग ऐसा रहा है जैसे ये इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। जो कमोबेश फर्क पड़ता है वो क्या है सर? नहीं, जागरूकता पैदा करने का काम मीडिया का है और राजनीतिक पार्टियां अपने कार्यक्रमों में इस प्रकार की व्यवस्थाएं रखें कि जनता को ये लगे कि इनको चुनना जरूरी है। क्योंकि अभी अनुराधा जी जिस तरह की बातें कह रहे थे, निश्चित रूप से वो बहुत ही गर्व करने वाली बातें हैं, लेकिन ये पुराने दशकों की बातें हैं, आज की बातें नहीं है। तो आज के संदर्भ में हमें क्या करना चाहिए इस प्रकार के सुधार लाने के लिए, और ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि चुनाव सुधार के लिए कई चीजों का कार्यक्रम बनाना पड़ेगा। एक तो बहुत ज्यादा खर्चा होने लग गया है, और दूसरा ये है कि राजनीतिक पार्टियों में जो दलबदल वाली परिस्थितियां बच गई हैं कि एक बार जीतने के बाद जो है उपचुनाव के नाम पर भी दोबारा हो जाते हैं चुनाव, और ऐसा करके तो कुछ चुनाव सुधार के आयोजन होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, इस समय की डिमांड है। और नोटा जैसा, मैं जैसा पहले कहा था और आप भी मुझे लगता है इससे सहमत लग रहे हैं कि नोटा को परिणामदायक बनाना चाहिए। नोटा केवल शो का, गुस्से का या लोगों के लिए एक मनोरंजन का साधन नहीं बनना चाहिए कि चलो हम वोट डालने जा रहे हैं, नोटा पे डाल के आएंगे। तो ये मनोरंजन का साधन नहीं होना चाहिए, ये परिणामदायक होना चाहिए कि आखिर क्यों इसको लागू किया गया था, और इससे नोटा के वोटों से भी कम वोटों में जीत जाता है। एक छोटी सी बात मैं और कहना चाहूंगा कि हमारे लोकतंत्र की जो खूबसूरती है वो तो हमें सब मालूम है और हम उसकी प्रशंसा भी करते हैं, लेकिन एक बड़ी गंभीर बात है कि यदि हमारी, जैसे मान लो विधानसभा की मध्य प्रदेश की 230 सीटें, बहुत सी सीटों में ऐसे कैंडिडेट चुनाव हारते हैं जिनको जो वोट मिलते हैं वो किसी अन्य 5 विधानसभाओं के वोटों को मिला ले या 2 के वोटों को मिला ले, उतने वोट हारने वाले को प्राप्त होते हैं। मुझे याद है गैस कांड में लक्ष्मी नारायण शर्मा जी भोपाल से चुनाव लड़ रहे थे और वो उनको जितने वोट प्राप्त हुए थे, ऐसे करके 2 लोकसभा सीटें ऐसी थी जिनके जीते हुए कैंडिडेटों को मिले हुए टोटल वोट से ज्यादा थे। तो उनका कहना यह था कि मुझे इतने वोट मिलने के बावजूद भी मुझसे कम वोट मिले हुए लोग चुनाव जीत गए। तो हमें लोकतंत्र की सारी चीजों के बारे में विचार करना चाहिए, और ये नोटा का प्रश्न आज जो आपने उठाया है निश्चित रूप से गंभीर है, और इसके बारे में निर्वाचन आयोग को कोई न कोई नैतिक निर्णय लेना चाहिए। निश्चित तौर पर आपने एक सही मसले का जिक्र किया कि कहीं ना कहीं अब जरूरत है एक्शन लेने की। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़े और आपने अपना कीमती वक्त दिया। सुरेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर गुलरेज शेख साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और अनुराधा जी हमारे साथ कांग्रेस नेता जुड़ी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बड़ी बात यह है कि नेताजी पर नोटा भारी है और तमाम घोषणाएं, तमाम वादे, तमाम रैलियां, रोड शो, वो तमाम चीजें की जाती हैं चुनाव से पहले, लेकिन उसके बाद जब वोट सामने आते हैं और जब नोटा के प्रतिशत, जब नोटा के वोट सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं आला कमान को इस मसले पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत बन जाती है। नमस्कार।